चैप्टर नंबर 10। एक दूसरे के साथ थोड़ी बकवास करने के बाद दोनों ही अपनी पावर रिलीज करते हुए अपने सारे अटैक्स लेकर एक दूसरे के ऊपर रश कर देते हैं। सीनियर सिस्टर मार मार के चुलिंग के अंदर थोड़ी बुद्धि भरने का चिल्लाती है। पीछे से ऑडियंस इसे चेयरअप करते हुए चिल्लाती है, हाँ, इसे अच्छा सबक सिखाओ ताकि इसे सही रास्ता नजर आए। तभी हमें लुई के पास में एक एल्डर को दिखाते हैं। यह वही हीलर है जिसने चुलिंग को हील किया था। ग्रेडो सेक्ट में आने के बाद यह लुई की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाती है और अच्छे से उसे घूरने के बाद मन ही मन सोचती है, ये लुई थोड़ा बहुत हैंडसम एंड डैसिंग है तो, पर हमारे ग्रेडो सेक्ट के अंदर इससे भी ज्यादा हैंडसम कम से कम 10 बंदे तो हो गए ही। फिर आखिर इसने उस जवान लड़की को इतनी बुरी तरीके से कैसे अपने चंगुल में फंसा लिया है, यह तो सच में मेरी समझ से परे है। यहाँ फाइट के दौरान सीनियर सिस्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफी सारे क्लोन्स बना लेती है और चारों तरफ से उसकी आवाज गूंजने लगती है। जूनियर सिस्टर, अगर तुम अब भी होश में आने से इनकार करती हो तो अब मुझे ब्लेम मत करना, कोई दया न दिखाने के लिए। चुलिंग अब भी अपनी तलवार लिए हवा में फ्लॉट कर रही थी और वह एक तरफ निशाना लगाती है। फिर अचानक वह इतनी तेजी से मूव करती है कि सीनियर सिस्टर को वह दिखाई भी नहीं देती और एक ही स्वॉर्ड स्विंग में सारे के सारे क्लोन्स को घायल करके आगे निकल जाती है। इस पूरी फाइट के दौरान चुलिंग की शक्ल पर बस ठंडे एक्सप्रेशन बरकरार थे, क्योंकि इसकी सीनियर सिस्टर के शब्दों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही इसने इसकी सीनियर सिस्टर को सीरियस लिया है। अगले पल उसकी बॉडी फ्लैश मारते हुए स्पीड से स्विंग करती है और सीधा उसकी सीनियर सिस्टर की गर्दन के पास सटीकता से आकर थम जाती है। सीनियर सिस्टर 2 कदम पीछे हटती है, पर इस तलवार की नोक को देखकर उसकी बॉडी मानो वहीं फ्रीज हो चुकी है। वो बस दांत पीसते हुए रिग्रेट के मारे इसकी तलवार को घूरती रह जाती है और सामने से चुलिंग कहती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर। तभी आसमान से अनाउंस किया जाता है कि इस मैच की विनर है बाइलिंग पीक से चुलिंग। चुलिंग भी अपने हाथ जोड़ते हुए इससे कहती है कि फाइट में रहम दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी इसकी शक्ल पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर अगले पल उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठता है और वो लुई की तरफ देखते हुए कहती है, यंग मास्टर, मैं जीत गई। मैं बता रहा हूं, इस शक्ल को देखकर कोई भी लड़का पिघल जाएगा। अब यहां खड़े सब के सब लोगों की निगाहें सीधा लुई के ऊपर जाकर पड़ती हैं, पर लुई, उसका दिल तो मानो पत्थर का बना हो, वो तो इसकी तरफ एक झलक देखता भी नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे खड़ा है जैसे वो कोई मंक है। फिर उसका नंबर भी लग जाता है और वो चुलिंग को इग्नोर करते हुए एरिना की तरफ जाने लगता है। सभी लोग बड़बड़ाने लगते हैं, ये आदमी कितना बड़ा कमीना है। हाँ, इसे कोई क्लू नहीं है कि एक इतनी सुंदर लेडी को कैसे ट्रीट किया जाता है। दोबारा आसमान से अनाउंसमेंट होती है कि अब अगला मैच है लुई वर्सेस गुक्विंग। दोनों अब एरिना में आकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी ऑडियंस चीख पड़ती है, गुक्विंग, लेट्स गो टेक डाउन दिस लॉय। बेहतर होगा कि तुम उसे मिट्टी में मिला दो। दिखा दो सारी जूनियर सिस्टर्स को कि लुई बस एक बेकार कचरा है और इसकी कोई औकात नहीं है। पर इस सारे शोर शराबे के बावजूद लुई बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो इस शोर शराबे से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। वो सामने खड़े इस अपोनेंट की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, गुक्विंग, इसके नाम से मुझे मेरे पास्ट की कोई मेमोरी तो याद नहीं आ रही है। शायद ये बस कोई मीडियम बच्चा ही है। सामने से गुक्विंग पूरे गुस्से के साथ अपनी तलवार उठा के लुई की तरफ रश कर देता है और चिल्लाता है कि आज मैं सबकी तरफ से तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर तलवार जैसे ही लुई के पास पहुंचती है तो लुई भी अपनी फाइटिंग पोज में आ जाता है और अपना मुक्का बनाते हुए इसे पंच करने को तैयार होता है। पर जिस कैजुअल फाइट की हमने उम्मीद की थी, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं निकलती, क्योंकि एमसी बस एक ही पंच में इसे 7वें आसमान का दर्शन कराने के लिए हवा में उड़ा देता है। एक ही पंच में गुक्विंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसकी तलवार टूट जाती है और साथ ही साथ उसकी बत्तीसी भी टूट चुकी थी और मानो लुई यहां सभी लोगों को ताना कसने की ही सोच रहा हो। इसके नीचे गिरते ही अपने एमसी हाथ से अपनी धूल झटकाता है और कहता है कि मेरे ऊपर इजी जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहां वो बेचारा तो एक ही पंच में उड़ता हुआ एरिना के बाहर जाकर गिरता है। पर इस सिचुएशन को देखकर व्हाइट सेक्ट लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि इस जनरेशन ने तो सच में कुछ काफी ज्यादा एक्सीलेंट सीडलिंग्स को प्रोड्यूस किए हैं। उसी के बगल में खड़ी एक और एल्डर कहती है कि सच में पर्टिकुलरली बाइलिंग पीक के डिसाइपल्स तो सिंपली आउटरेजसली पावरफुल है। वही सेक्ट लीडर कहता है, सबसे पहले तो ये यूहॉन्गलिंग यही अभी इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी, उसके बाद ये चुलिंग भी निकल के आ गई और फिर ये लुई भी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जूनियर सिस्टर बाई क्वीलिंग टिचिंग में भी
इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है जितनी ज़्यादा वो कल्टीवेशन में है। फिर वो इन तीनों के रिएक्शन को इमेजिन करते हुए बताता है, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये तो सही है, पर इनके इमोशंस थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ी से हाई हो रहे हैं। अगर वो दो लड़कियां एरिना में लुई के साथ टकरा गई तो मुझे शक है कि वो पूरे दिल से सीरियसली फाइट नहीं कर पाएंगी। पर तभी वो कंफ्यूजन में साइड में बाइक व्हीलिंग की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाइक व्हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही थी। बार बार उसकी निगाहें भी लुई की तरफ ही जा रही थीं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या? इवन जूनियर सिस्टर बाई भी उस लड़के को ऐसी निगाहों से देख रही है। ये तो सच में काफ़ी घिनौना है। गुस्से के मारे उसके चेहरे पर काली परछाई पड़ने लगती है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारा ये ग्रेट डो सेक्ट जोस यूनियन सेक्ट में बदल जाएगा। जॉस यूनियन सेक्ट वो सेक्ट होता है जहां पर डुअल कल्टीवेशन को ज्यादा मेन प्रैक्टिस किया जाता है। अब ऐसे ही फाइट चलती रहती है और अनाउंसमेंट होती जाती है। सेकेंड राउंड के रिजल्ट में चुलिंग, यू हॉन्गलिंग और लुई एडवांस करते हैं। थर्ड राउंड के मैचअप में भी चुलिंग एडवांस करती है और यू हॉन्गलिंग भी एडवांस करते हैं। अगला मैच बाइलिंग पीक लुई वर्सेस वांगडाओ पीक जुमिन। जुमिन को देखकर सभी लोग बताते हैं कि इसके पास तो टर्टल सील है, इसकी डिफेंस को तो अनब्रेकेबल माना जाता है, सेम लेवल पर इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जुमिन भी पूरे फोकस के साथ अपने टेलिस्पेक्स को जलाता है, आसपास काफी ज्यादा खतरनाक शील्ड्स को क्रिएट करने लगता है। लुई बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसके ऊपर रश कर देता है। तब तक इस बंदे ने अपने आसपास काफी सारी शील्ड्स बना ली थीं, पर लुई एक एक पंच में हर शील्ड को तोड़ देता है। वो शील्ड जिन्हें सेम लेवल पर अनब्रेकेबल माना जाता था, लुई के सामने वो बस कमजोर कांच के जैसे लग रहे थे। और जुमिन वो तो ये सब देखकर खौफ के मारे सदमे में चला गया था। वो तुरंत ही घुटनों पर आ जाता है। लुई को तो इसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कोई खतरनाक फाइट नहीं होती और ये सीन देखकर सीधे सीधे लुई को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब सीन चेंज होता है। फाइनल राउंड आ चुके हैं और अब यू हॉन्गलिंग की फाइट होने वाली है लुई के साथ। लुई को एरिना में देखकर हॉन्गलिंग की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो अपनी गाल पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे पूरी तरीके से अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, पर पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लो कि मेरे चेहरे पे अटैक नहीं करना है। ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी एवं उसके चेहरे से भी पसीना छूट रहे थे। पर यह सब सुन के एमसी तो मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए इससे कहता है, अरे हाँ, तुमने तो मुझे सही याद दिलाया। अगले पल फ्लैशिंग स्पीड के साथ एक रेड लाइट झूम करते हुए आती है और सीधा होंगलिन के चेहरे पे ही तमाचा कस देती है। ये देखकर होंगलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से दो कदम पीछे हटते हुए चिल्लाती है, तू से मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे चेहरे पे नहीं मारना है। इस अटैक के बाद होंगलिन अब पूरी तरीके से गुस्से में पागल होने लग जाती है। वो एकदम से अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करने लगती है और अपनी सबसे ताकतवर स्किल्स को कंडेंस करते हुए चिल्लाती है, ठीक है तो सीनियर ब्रदर, अब प्लीज मुझे एनालाइटन करो। वो अपनी सारी एनर्जी कंडेंस करके सीधा आसमान में छलांग लगाती है और हवा में ही अपने हाथ में सारी एनर्जी लाकर फियरलेस डिवाइन फिस्ट नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए सीधा लुई के ऊपर एक जायंट पंच फेंकती है। पर यह देखकर लुई तो बिल्कुल बोरिया शक्ल बनाते हुए अपने पंच में सारी एनर्जी को गैदर करता है और इस पंच के सामने अपना पंच टकराने को तैयार हो जाता है। दोनों में से लुई का पंच तो काफी ज्यादा छोटा था, होंगलिन का पंच तो मानो इसे बिल्कुल क्रश ही करना चाहता हो। पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लुई का ये छोटा सा पंच जैसे ही होंगलिन के पंच से टकराता है, वही होंगलिन के पंच में काफी ज्यादा दरारें पड़ने लगती हैं। कांच के चटकने जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं। छट 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 बूम। एक धमाके के साथ होंगलिन उड़ती हुई दूर जाकर फेंकाती और बस अपने दांत पीसते हुए कराती रहती है, पर उसके पास रेजिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं था। यहां लुई तो बस आराम से अपना हाथ घुमाता है, फिर सीधा उड़ते हुए इसके पास आता है। सामने होंगलिन तो टूटी फूटी हालत में ऊ करते हुए कराती जाती है, पर लुई बिना इसकी तरफ एक झलक देखे हुए सीधा अरीना के बाहर निकलने लगता है। सभी लोग ये देखकर बातें बनाने लगते हैं, हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि लुई का इंटरेस्ट औरतों में है ही नहीं? ये सुन के तो एक पल के लिए लुई के भी कदम थम जाते हैं। सामने से होंगलिन इसकी तरफ मुड़ती है और अपनी धूल, मिट्टी और स्क्रैचेस पहुंचते हुए इससे कहती है, तू घटिया सीनियर ब्रदर, हमारे बीच की अभी ये बात खत्म नहीं हुई, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पर लुई तो इसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही आगे निकल जाता है
और इस तरफ सारे मर्द लुई को एकदम दया भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वो लुई को निहारते हुए कहते हैं कि अगर लुई सच में औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो हाँ बेचारा लुई, हमने तो फालतू में इसे इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ये बेचारा तो ऐसा बच्चा है जिसे दुनिया में बाहर निकलने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में पता है। अब अफवाहें ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड होती जाती हैं और हमारा सीन चेंज होता है। अब है राउंड 5 का टाइम, लुई वर्सेस लिंगू वुशांग। दोनों के दोनों ओपोनेंट्स अरीना में आ चुके हैं और लिंगू लुई से कहता है, मैंने अब अपनी कमजोरी पे विजय हासिल कर ली है, पर ऐसा लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा कोई मैच नहीं हूं। फिर भी वो अपनी तलवार निकाल के फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी लुई इसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ एकदम सीरियस टोन में कहता है, अपनी बेइज्जती से सीखना और खुद को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ना, यही तो सच में कल्टीवेशन का असली रास्ता है। जो सुन के वुशान इरिटेशन भरे लुक के साथ एमसी को देखता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम कोई अनरीजनेबल आदमी नहीं हो, फिर भी तुम अपने ही जूनियर सिस्टर्स के प्रति इतने रूथलेस क्यों बन जाते हो। जिस पे लुई बस इसे ताने भरी मुस्कान देता है और अपना हाथ उठा के इसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, चलो अब तुम अपनी मूव करो, दिखाओ तुमने आखिर इतने समय में क्या सीखा। तो लिंगू वुशांग तुरंत अपनी सिग्नेचर शॉट स्टाइल्स को एक्टिवेट करता है और काफी सारे गोल्डन कलर्ड चमचमाते हुए स्लासेस सीधा लुई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हीं खतरनाक स्लासेस के बीच से लिंगू भी अपनी तलवार लेकर सीधा लुई की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। पर बदकिस्मती से हमें इसके आगे की फाइट नहीं दिखाई जाती और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलो तो फिर अब मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।